नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लगातार हम यूनिट 4 के कई सारे वीडियो आप सभी के लिए अपलोड कर चुके हैं और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पढ़ना सिखाने के विभिन्न तरीके या विधियाँ। आप सभी हेडिंग देंगे, आपको लिखना है पढ़ना सिखाने के विभिन्न तरीके या फिर विधियाँ। या फिर इसको जो है, यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि विद्यालयों में बच्चे को पढ़ना आप कैसे सिखाएंगे, या पढ़ना सिखाने की वो विधियाँ कौन कौन सी है, वो तकनीकें कौन कौन सी है। तो इसके बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आप सभी ने हेडिंग भी दे दिया होगा, तो उसके उपरांत आप लिखेंगे, यानी आप सभी ने हेडिंग दिया था पढ़ना सिखाने के विभिन्न तरीके या विधियाँ। इसमें आप सभी को लिखना है, आप सभी लिखेंगे कि आमतौर पर जो है विद्यालयों में बच्चों को पढ़ना सिखाना शिक्षकों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। सबसे क्या होता है, डिफ़िकल्ट वर्क होता है, सबसे हार्ड वर्क होता है बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए सिखाना। क्योंकि पढ़ना सिखाने की कोई एक सरल एवं अचूक विधि नहीं है। यानी कह सकते हैं जितनी सारी विधियां हैं, सब विधियां का कुछ ना कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, कुछ गुण भी है तो कुछ दोष भी है, और प्रत्येक विधि जो है प्रत्येक बच्चे पर लागू भी नहीं होती है। इसीलिए जो कहा गया है, जो पढ़ना सिखाना जो है सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे डिफ़िकल्ट वर्क होता है एक शिक्षक के लिए। क्योंकि जितने भी विधियाँ हम देखते हैं, जितने भी टीचिंग मेथड हम देखते हैं, जितने भी हम पढ़ाने की विधियाँ देखते हैं, सब विधियाँ जो है कारगर सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि हर विधि की अपनी कुछ सीमाएँ होती है। तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए, अध्यापकों की इस परिस्थिति में जो है, ऐसी स्थिति में कौन सी विधि सही एवं कौन सी विधि कारगर है, इसके बारे में जो है उन्हें पता होनी चाहिए। यानी कि उन्हें क्या करना है, जैसे उनके सामने बच्चे रहेंगे, जिस लेवल के बच्चे हैं उनको जो है उसी के अनुरूप पढ़ाना है। तब जा कर के उनको, वो बच्चे को जो है बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसके साथ एक और समस्या आती है कि बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते। यानी कि पढ़ना जो एक ये जो वर्क होता है वो एक स्फूर्तिवान काम होता है। क्योंकि बच्चे के जीवन का जो है बहुत कुछ उसी पर भी निर्भर करता है। यदि एक बार बच्चों को हम पढ़ने और पुस्तकों में रुचि से सफलतापूर्वक यदि जोड़ लेते हैं या उन्हें जोड़ दिया जाए, तो उसमें अंत की भी कोई हमें सीमा नहीं दिखाई देती है। यानी कि हमें करना क्या है, यदि हम कुछ ऐसी विधि को अपनाएं, कुछ ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे बच्चे एक बार पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेने लगे, और जब वो पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेने लगेंगे तब क्या होगा, इसको जो है बेहतर तरीके से वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, देखते हैं कैसे हम बच्चों में रुचि लाने का काम कर सकते हैं। जब हम इस पर बात करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है, और सवाल यह है कि आखिर बच्चों को पढ़ना सिखाने का काम सफलतापूर्वक कैसे किया जाए। ये बहुत ही सटीक सवाल है। सवाल यह है कि आखिर बच्चों को हम पढ़ना सिखाने का काम सफलतापूर्वक कैसे करेंगे। यदि इस पर हम विचार करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं और अपने आसपास यदि हम इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हमें हर जगह विफलता ही दिखाई देती है। यानी कि असफलता ही हमें नजर आती है। हमें इस पर क्या करना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक साल जो है लाखों बच्चे पढ़ना सीखते हैं। यानी कि विद्यालय में जो है, भारत में जितने विद्यालय हैं उसमें लाखों बच्चे का जो है प्रत्येक साल नामांकन होता है। वो नामांकन कराते हैं किसके लिए, पढ़ना सीखने के लिए। लेकिन रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है, इनमें से जो है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक से जो है पढ़ नहीं पाते, उन्हें पढ़ना ठीक से नहीं आता है। पढ़ना दूर की बात है, वो अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाते हैं, रीडिंग भी सही नहीं कर पाते हैं। तो इन विफलताओं के पीछे, इन कमियों के पीछे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कमज़ोर शिक्षण जो है
हमारी पढ़ाने की जो शैली है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि यदि स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं और उस विद्यालय में आपके बच्चे यदि पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आप सभी शिक्षकों पर भी पड़ती है। इसके जिम्मेदार हम सभी हैं, आप सभी भी हैं, क्योंकि किसी शिक्षक को जो है यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि पढ़ने का स्वस्थ कौशल जो है बच्चे के संपूर्ण विकास में क्या भूमिका निभाता है। ये सभी को ज्ञात है, ये सभी को पता होता है यदि पढ़ने का जो स्वस्थ कौशल है बच्चे के संपूर्ण विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन शायद जो है शिक्षक जो है इस बात को भूल गए हैं, इस बात को, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। पढ़ने का स्वस्थ कौशल किसे कहेंगे और उसका विकास कैसे किया जा सकता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। कैसे हम बच्चों के अंदर जो है पढ़ने के कौशल को विकसित कर सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या, हमें ये कार्य करना है कि पढ़ी हुई सामग्री को, जो भी मटेरियल, जो भी सामग्री हम बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं उसे हम क्या करेंगे, उसे अनुभव के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक जो है बच्चे में पढ़ने की क्षमता का कौशल विकसित नहीं होगा तब तक वो बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जो भी चीज़ें हम बच्चे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो हम पहला काम ये करेंगे, उनके आसपास जो चीज़ है उससे उसको रिलेट करेंगे, उसे बार बार रीडिंग कराएंगे, बार बार उसे बुलवाएंगे। जहाँ भी वो यदि ग्रामर की गलतियाँ करता है, छोटी छोटी गलतियाँ करता है तो उस गलतियाँ पर उसे नोट आउट करेंगे, उसे बताएंगे, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तब जाकर कहीं बच्चा जो है धीरे धीरे पढ़ने के कौशल से जुड़ सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, यदि एक बार बच्चा जो है पढ़ने के कौशल से जुड़ जाता है तो क्या होगा, वो निरंतर जो है वो काम में आगे बढ़ते चला जाता है और बेहतर तरीके से सब चीज़ों को पढ़ सकता है, बेहतर तरीके से उसे निरूपित कर सकता है। हमें करना क्या है, जो भी जो पढ़ने के लिए जो छपी हुई सामग्री होती है, यानी कि जो बुक में जो टेक्स्ट मटेरियल छपे होते हैं बच्चों को उन्हें पढ़ाना है। और जो भी इसका डिफ़िकल्ट वर्ड है, हार्ड वर्ड है, उसका उन्हें अर्थ ढूंढने के लिए, मीनिंग ढूंढने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें परिभाषित करना है, उन्हें डिफाइन करना है। जब ये काम है, जब बच्चों के बीच कराएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जागरूकता उनके अंदर आएगी और पढ़ने के कौशल को भी धीरे धीरे जो है विकसित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके वर्तमान परिदृश्य पर। वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। आप सभी विचार करें, जो जिस तरीके से आज के समय में, आज के परिदृश्य में शिक्षकों के द्वारा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, जिस तरीके से उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है, क्या तरीका वो उचित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। चलिए हम यह बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें वर्णमाला के अक्षरों को जो है जोर जोर से बोलकर रटना सिखाया जाता है, बिना समझे कहानी को दोहराना, बिना मतलब समझे पढ़ना। ये क्या होता है, हमारी परिभाषा की दृष्टि से सही गतिविधियाँ नहीं होती है। हम क्या करते हैं, बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हम जैसे कि उन्हें हम वर्णमाला सिखा रहे हैं तो वर्णमाला क्या करेंगे, उन्हें जोर जोर से बस याद दिलवाएंगे। कहानी बताएंगे तो कहानी को बस रीडिंग करवाएंगे। उसमें क्या होगा, बच्चे बस उसे सुन करके याद कर लेते हैं, उसका अर्थ नहीं जान पाते हैं, जो कि पढ़ने के कौशल की दृष्टि से वो सही नहीं होता है। हमें क्या होता है, क्या परेशानी इसमें, ऐसा करने से बच्चे क्या होते हैं, अक्सर लिखित भाषा को जो है किसी अर्थ से जोड़ नहीं पाते हैं। यानी जो चीज़ें लिखी गई रहती है उसे बस वो याद कर लेते हैं, उस भाषा को है कहीं से अदर शब्द से उसे जोड़ नहीं पाते हैं। यदि हम स्कूल में बात करें तो स्कूल में जब वर्णमाला सिखाया जाता है तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है, उसे ये बताया जाता है कि का से क्या होता है, का से उसे कमल सिखाया जाता है। और खा की जब बात आती है तो खा से क्या सिखाया जाता है बच्चों को, खा से सिखाया जाता है, खा से खरगोश बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है। यानी कि वो क्या करते हैं, बच्चे इसी तालमेल में रहते हैं। यानी उन्हें पता होता है कि
क से कमल, ख से खरगोश, ये जैसे जो पारंपरिक शब्द हैं, इसी पारंपरिक शब्दों में बच्चे को बांध दिया जाता है। उन्हें बस ये बता दिया जाता है कि जब भी बोलेंगे तो क से कमल होगा, ख से खरगोश होगा, ग से गमला होगा, घ से घड़ी होगा। ये क्या है, पारंपरिक शब्द है जो कि बच्चों को इसी के अंदर समाहित कर दिया गया, इसी के अंदर बांध दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, बच्चे जहाँ भी क और ख को देखते हैं उनके दिमाग में तुरंत आता है कि क लिखा है तो क से कमल और ख से खरगोश। तो ये जो पारंपरिक जो शब्द हैं, इस बस हम क्या करते हैं, बच्चों को बस उन्हें याद करा देते हैं, इसका अर्थ नहीं बताते हैं कि आखिर कमल होता क्या है, कमल के बारे में हम परिभाषित नहीं करते हैं, खरगोश के बारे में उन्हें बताया नहीं जाता है। तो हमें क्या करना है, इस परिभाषा से बाहर निकलना है। जो ये पारंपरिक शब्द जो है बच्चों को बार बार बताया जाता है, उन्हें याद कराया जाता है, तो याद करने की प्रवृत्ति से उन्हें बचाना है, उन्हें इसका अर्थ बताना है। यदि आप क से कमल बता रहे हैं तो कमल को पूरी तरह से उन्हें परिभाषित करें, कमल होता कैसे है, दिखता कैसे है, उसका रंग कैसा है, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। ख से खरगोश बता रहे हैं तो खरगोश के बारे में पूरी उसकी परिभाषा दीजिए। उसके अलावा क से और भी शब्द जो बन सकते हैं उन शब्दों के बारे में बताइए, ताकि वो इन दो शब्दों के बीच में वो उलझ कर न रह जाए। आपको करना क्या है, हम क लिए तो क से कमल तो होता ही है, क से और भी जो होता है, कनक होता है, कली होता है, तो कार्य होता है, इन सब के बारे में बच्चों को बताएंगे। ख से हम खरगोश बता रहे हैं तो ख से और भी जो शब्द होते हैं उनके बारे में भी हमको अर्थ बताना है, उसका मतलब बताना है, ताकि क्या करेंगे बच्चे जो है इसको एक कहानी की तरह, मतलब एक शब्द दर शब्द से आसानी से समझ सके। आपको करना क्या है, एक ही बता रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप कहानी भी सुना सकते हैं बच्चों को, फिर उस कहानी का अर्थ बताएंगे, उन्हें मतलब बताएंगे। तो क्या होगा, वो बेहतर तरीके से अपने कंसेप्ट को, सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चाहे वो बच्चे वो आपके प्राइमरी लेवल क्यों ना हो, प्राथमिक स्तर के क्यों नहीं हो, उन्हें आप बेहतर तरीके से जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उससे संबंधित जितने भी शब्द की रचना हो रही है उन सब के बारे में बताएंगे, ताकि वो एक दो शब्द के बीच में उलझ करके नहीं रह जाए। बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्हें ये लगता है कि ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है, यदि इस तरीके से हम बच्चों को बताएंगे तो अभी तो बच्चे सीख जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे वो धीरे धीरे उनके अंदर जब संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होगा तो धीरे धीरे सब चीज़ें क्या करते जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, सब चीज़ें सीखते चले जाते हैं। लेकिन वैसे कितने बच्चे कर पाते हैं? आप यदि वर्तमान के परिदृश्य को देखें तो आप पाएंगे कि बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी पूर्ण विद्यालय शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं और बीच में ही विद्यालय को भी छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा कार्य कराना है, ऐसा हमें वर्क करना है कि बच्चे जब तक विद्यालय में रहे वो सब चीज़ें क्लास में ही सीख लें। उन्हें हम अपने से सीखने के लिए नहीं छोड़ेंगे। जितना आपको हो सके जब आप क्लास लें तो हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से डिफाइन करके बताएं, उन्हें उसका मतलब बताएं, उसका अर्थ बताएं, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को आप क्या करेंगे, तुलना करते जाएंगे, ताकि बच्चे जो है प्रत्येक चीज़ को बेहतर तरीके से सीखते चले जाएं। क्योंकि यदि हम उन्हें ऐसे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे ही, लेकिन उसमें समय ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा और उतने समय तक बच्चे जो हैं विद्यालय में झुकेंगे नहीं। जिसलिए आपको करना क्या है, आपको एक एक शब्द को बेहतर तरीके से उन्हें समझाना है, बेहतर तरीके से अर्थ बताना है, ताकि क्लास में वो हर तरीके से समझ सके और क्लास उनके लिए उबाऊ भी नहीं हो। होता क्या है, हम एक ही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे वो एक ही चीज़ को सुन सुन कर उब जाते हैं, क्लास में कोई रोचकता नहीं होती है, जिस वजह से बच्चे क्लास में भी आना कम कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, शुरुआती स्तर पर यानी शुरुआती शिक्षा से ही हमें ऐसे क्रियाकलाप करना है, ऐसे एक्टिविटी करना है ताकि बच्चे क्लास से जुड़ पाए, वो क्लास को ड्रॉप आउट नहीं करे, क्लास को छोड़ कर नहीं जाए, उन्हें पढ़ने में रुचि आने लगे। और जब पढ़ने बच्चों को रुचि आने लगेगी तो क्या करेंगे, वो बेहतर तरीके से सब चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि आप सभी एक प्राइमरी के शिक्षक बनने वाले हैं, तो प्राइमरी के शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी दायित्व होती है कि उससे आप जो है बच्चे के भविष्य को बना रहे हैं। क्योंकि प्राइमरी जो स्तर होता है, प्राथमिक स्तर जो होता है जिससे बच्चे सीखते हैं, उनका बेसिक
सब चीज़ स्ट्रांग वहीं होता है। वहाँ पर बच्चे यदि शब्दों को नहीं सीख पाए, वर्णमाला को नहीं सीख पाएंगे, तो आगे चल करके उनका भविष्य क्या होगा? वो हाई क्लास में चले तो जाएंगे, लेकिन समस्या जो है बरकरार रहेगी। तो आपका ये दायित्व बनता है कि जब आप बच्चे को पढ़ाएं तो उन्हें बेहतर तरीके से, बेहतर नियम के साथ, विधि के द्वारा, बाल गीत के द्वारा, गीत के द्वारा, जितनी भी विधियाँ प्रचलित है उन सभी विधियों का प्रयोग करके आप बच्चे को पढ़ाएंगे, तब बेहतर तरीके से क्या हो सकता है? एक सुधार आपके द्वारा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि एज ए शिक्षक आप विद्यालय में जाएंगे तो बच्चे को इन सभी नियमों का पालन करते हुए पढ़ाना सिखाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम जान रहे थे कि विद्यालय में जो है बच्चे को पढ़ना कैसे सिखाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।